हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज भारत को गुलाम बनाते हैं और फिर भारत में हर पक्ष में, चाहे राजनीतिक पक्ष हो या आर्थिक पक्ष हो, व्यापारिक पक्ष हो और फिर कहीं ना कहीं सामाजिक पक्ष पर भी वह बदलाव लाते हैं। तो हमने अलग अलग नीतियों को समझा। जिस दौर में वह काम कर रहे हैं उस दौर में बंगाल उनका मुख्य केंद्र रहा है। बंगाल में सबसे पहले शिक्षा का विकास अंग्रेज करते हैं और वह शिक्षा कहीं न कहीं भारतीयों को जगाने का कार्य भी कर रही होती है। अगर इस बात को देखें तो हमें बंगाल से निकलते हुए समाज सुधारक दिखाई देते हैं। तो आज हमें भारत में सामाजिक सुधारों को समझना है और जो भारतीयों के द्वारा भी हुए और अंग्रेजी कानून के द्वारा भी भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को किया गया। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वह है राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अगर देखें तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली में 1772 में हुआ। यह मूर्ति पूजा के ध्रुव विरोधी थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है तोफात ए मुवाहिदीन, यानी कि एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, इन्होंने ब्रह्म समाज बनाई और कई सारे सुधारों में कार्य किया, जिसमें एक सबसे बड़ा सुधार सती प्रथा पर रोक था। सती प्रथा पर रोक के लिए राजा राम मोहन राय को याद किया जाता है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि हम पढ़ रहे थे कि अकबर द्वितीय देता है। और अकबर द्वितीय के विषय में हमने पढ़ा था कि वह मुगल सम्राट जो अंग्रेजों की मदद से बना। कौन था? अकबर द्वितीय, जिसकी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखें, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी के मध्य मूर्ति पूजा के विरोधी थे। 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी तोफात ए मुवाहिदीन, जिसका हिंदी वर्जन का नाम है एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। 1814 में आत्मीय सभा बना रहे हैं। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं और दो अखबार निकाले, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में आता था और मिरातुल फारसी भाषा में। कई भाषाओं के जानकार थे, विश्व का ज्ञान रखते थे, बहुत शानदार व्यक्ति थे। 1828 में ब्रह्म समाज की या ब्रह्म सभा की स्थापना की। अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि और अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई और उनकी पेंशन बढ़वाने, यानी अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पर 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में। उसके बाद दो व्यक्ति भारत में ब्रह्म समाज को संभालते हैं। आदि ब्रह्म समाज को संभालते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, उसे संभालते हैं केशव चंद्र सेन। और यह समाज इससे कहीं न कहीं तौर पर स्वामी विवेकानंद भी बाद में जुड़ते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसने मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म में सुधार की बात कही। अगला आर्य समाज। आर्य समाज के विषय में अगर देखें तो इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। उनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। इनको मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्यालय शुरुआती लाहौर रहा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज के लिए प्रमुख पुस्तक है, जिसे आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। तो 1875 में स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उन्होंने कुछ नारे दिए, जैसे वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए। तो भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटो, ये इनके नारे थे। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक है, जैसे आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। जिस दौर में केशव चंद्र सेन काम कर रहे हैं और वह घूम घूम कर भारत भ्रमण कर रहे हैं, उसी दौर में उनसे मुलाकात होती है आत्माराम पांडुरंग और दूसरे हैं महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। एक और बात,
महाराष्ट्र का सुकरात तो कहा ही जाता है। इन्हें प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय भी इनको प्राप्त है। 1867 में महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना की प्रार्थना समाज की। एमजी रानाडे पर प्रश्न पूछना बहुत ज्यादा रहा है, तो एमजी रानाडे को याद रखिएगा, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। अगला अगर हम देखें तो रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के विषय में जानने से पहले हमें स्वामी जी के विषय में जानना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1862 को कलकत्ता में हुआ। एक समृद्ध परिवार देखें तो इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, किंतु पिता की मृत्यु के बाद एक भार इनके सामने आया, वह था परिवार की जिम्मेदारियों का। परिवार की जिम्मेदारियों का जो इनके ऊपर भार आया और उसी दौर में यह भटकाव की राह पर भी गए हैं। तो समझें इस बात को। यह मिलते हैं गंगाधर चट्टोपाध्याय से। अब ये कौन थे? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय, जिनका नाम बाद में रामकृष्ण परमहंस हुआ, वह इनके गुरु थे। उनसे मिले, उनसे सीधे प्रश्न जो स्वामी जी ने पूछा वह यह था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण परमहंस का जवाब था, हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं। और वह जो परंपरा, जो गुरु और शिष्य की परंपरा आगे गई और उसी क्रम में स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो गए और शिकागो में जब वो बोलने के लिए उठे तो उसकी भी एक अपनी कहानी है कि जब जा रहे थे तो नरेंद्रनाथ दत्त नाम था, खेतड़ी के महाराज ने इन्हें सपोर्ट किया और कहा कि कम से कम एक नाम तो बदलवा लीजिए, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो हिंदू धर्म से, सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ हो। तो उनकी इच्छा पर इनका नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद। खेतड़ी वर्तमान में जिला झुंझुनू राजस्थान में है। उसके राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम बदला था। और अगर देखें तो विश्व धर्म सम्मेलन में जब जाते हैं और बोलते हैं कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जब माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं तो पूरा हॉल इतना तेजी से गूंजता है, ऐसे लगता है जैसे छत गिर जाएगी। तो स्वामी जी का जो प्रभाव, अगले दिन जो अखबार छपते हैं वो कहते हैं स्वामी जी के विषय में कि विश्व धर्म सम्मेलन में एक भारतीय युवक आया, एक संत आया जिसने पूरे अमेरिका को क्या दिया, आश्चर्य कर दिया। तो विश्व धर्म सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर देखें तो मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त, गुरु रामकृष्ण परमहंस। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो जाते हैं यूएसए, वहां से लौटते हैं और लौटने के बाद 1897 में स्थापना करते हैं रामकृष्ण मिशन की बेल्लूर में। और यह मिशन आज तक दुनिया भर और भारत में सेवा के कार्य कर रहा है। और स्वयं अगर हम देखें उस दौर में, जिस दौर में समाज सुधार हो रहे हैं, स्वामी विवेकानंद वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन है जो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। आर्य समाज भी विरोध कर रहा है, राजा राम मोहन राय भी विरोध कर रहे हैं, मगर स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। अगर हम देखें तो उनके साथ आयरलैंड की एक लेडी मार्गरेट नोबेल आई जो उनकी शिष्य बनी और भारत में जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया। जब गांधी बाबा पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे 1916-1917 के आसपास, तो उस दौर में सिस्टर निवेदिता से भी उनकी मुलाकात होती है। और याद हो तो कलकत्ता में उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो बहुत ही कम मुलाकात होती है, छोटी मुलाकात होती है, मगर उपयोगी मुलाकात होती है गांधी जी से सिस्टर निवेदिता की। अगला यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन अगर देखें तो हेनरी विवियन डेजोरियो, यह व्यक्ति एक प्रोफेसर था जिसने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया। इसमें युवाओं को जोड़ा गया और यह आंदोलन बहुत प्रखर आंदोलन था, शिक्षित युवाओं का आंदोलन था, इसलिए बहुत शानदार आंदोलन था। और हेनरी विवियन डेजोरियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा दी जाती है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि। और किंतु इस आंदोलन को सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो यह था कि जल्दी ही हेनरी विवियन डेजोरियो की मृत्यु हो गई और यह आंदोलन खत्म हो गया। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी, ये यूएसए का है। अगर हम देखें तो मैडम ब्लैटवस्की और कैप्टन ऑलकॉट यूएसए में इनकी स्थापना करते हैं 1875 में, जिसका 1882 में 1882 में वाडियार मद्रास में मुख्यालय खुलता है और इससे एनी बेसेंट जुड़ती हैं।
और एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती हैं। और ये एनी बेसेंट वही एनी बेसेंट हैं जो कांग्रेस की 1917 में पहली महिला अध्यक्ष भी बनती हैं। और ये कहीं ना कहीं हिंदू कॉलेज से जुड़ी हुई है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या बनता है, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन को देखें तो इसके प्रणेता थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में, जो बाद में परिवर्तित रूप में क्या बन गया, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है, जो बाद में AMU बनता है। और अगर बड़े नेताओं में देखें तो यह सर सैयद अहमद खां कभी कांग्रेस से नहीं जुड़े। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस से न जुड़ने वाले नेताओं में कौन है, तो कांग्रेस से नहीं जुड़े सर सैयद अहमद खां। इन्हें पीरी मुरादी प्रथा से भी जोड़ा जाता है, पीरी मुरादी प्रथा, सर सैयद अहमद खां को। अगला, अगर हम देखें तो ये सब सुधार आंदोलन चल रहे थे, किंतु अंग्रेजों ने भी कुछ सुधार किए कानून के द्वारा। जिस दौर में भारत में यह सुधार हो रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, उस दौर में इंग्लैंड में एक दार्शनिक काम कर रहा है जिसका नाम है JS मिल। JS मिल का एक कथन है, बहुत फेमस कथन है, और यह फ्रीडम के ऊपर कथन है कि मेरे हाथ घुमाने की आजादी वहां समाप्त हो जाती जहां से आपकी नाक शुरू होती है। यानी कि लिबर्टी है, फ्रीडम है, किंतु इतनी नहीं है कि वो दूसरे के दायरे से बाहर बढ़ जाए। आर्टिकल 19 हमें आबाद रूप से किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार देता है। भारत में हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के समझ ना घर में घुस जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे घुस जाएंगे। उसमें आपको अधिकार देता है कि आप जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी मनोवृत्ति या कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आप आजीविका अपना सकते हैं। मगर इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप ड्रग्स बेचें या गन्स बेचें, ये तो नहीं है। अगर उसमें दे रखा है कि एक संस्था बना सकते हैं, तो आप कोई क्रिमिनल्स का संघ थोड़ी ना बनाएंगे। तो लिबर्टी है, मगर ऐसी लिबर्टी जो दायरे में हो। उसी रूप में JS मिल का कथन है कि मेरे हाथ घुमाने की आजादी वहीं समाप्त हो जाती है जहां से आपकी नाक शुरू होती है। और उसने कहीं ना कहीं इंग्लैंड की नीतियों में जो भारत में लागू हो रही थी, कहीं ना कहीं अपना रोल अदा किया है। तो JS मिल को अगर देखें तो वो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम जनता, यानी कि लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो बहुमत वाली जनता जो चाहती है वो सरकार को करना चाहिए। तो जो सुधार हो रहे हैं, चाहे सती प्रथा हो या विधवा पुनर्विवाह हो, एज ऑफ कंसेंट हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत के द्वारा, लोगों के द्वारा जो मांग की गई, उसी का परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो भारत में जो अंग्रेजों के कानून लागू हुए समाज सुधार के लिए, अब उनको देखते हैं। सबसे पहले शिशुवध 1802, यह सबसे पहले 1795 में बंगाल में लागू हुआ जॉन शॉर के नेतृत्व में। यह जो था वो क्या था कि कई कई जगह पर होता क्या था कि जहां लड़कियां पैदा होती थी तो उनके जन्म के बाद उनको मार दिया जाता था। तो इस चीज को रोकने के लिए और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए इस प्रतिबंध को लगाया गया, यानी शिशु वध पर रोक लगा दी गई 1802 में। किसके नेतृत्व में? जॉन शोर द्वारा। उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? जॉन शोर। उसके बाद अगर देखें तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो आंदोलन किया वह कौन थे? आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। अगला, दास प्रथा निरोध, यह 1833 के एक्ट में भी दिखाई देती है, किंतु उस समय लागू नहीं हो पाई। यह लागू हुई 1843 में, 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा लागू होती है यह, और पूरे देश से दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह 1856, सती प्रथा से सतियां रुकने लगी, यानी कि विधवाओं को जलाने रोक दिया गया। विधवाएं जो जलती थी वो सती थी। पति की मृत्यु हुई तो पति तो मर गया, उसी की चिता पर
पत्नी भी जिंदा बैठ जाती थी, जैसे सती कहते थे। अब उस पर रोक लग गई तो पत्नी क्या है, विधवा होने लगी। अब ये विधवा होने लगी तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए कुछ तो ऐसा किया जाए, तो उनके लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था हो, ऐसा कुछ शुरू किया जाए। तो विधवा पुनर्विवाह 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। तो अगर पूछे कि विधवा पुनर्विवाह कब से शुरू हुआ, तो 1856 के कानून से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और उस समय का जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और यह भारत का पहला वायसराय भी बनेगा 1858 में। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट, अंतर जातीय विवाह, अलग अलग जातियों के लड़का और लड़की, वर और वधु जब शादी करते हैं तो उसे नेटिव मैरिज बोलते हैं, अंतर जातीय विवाह। इसको मान्यता दी गई 1872 में। और उस समय जो भारत का वायसराय था वह था नॉर्थ बुर्क। उस समय अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। अगला, एज ऑफ कंसेंट 1892। एज ऑफ कंसेंट यानी आयु सम्मित अधिनियम, यानी कि क्या आयु हो वर वधु की, उसके लिए एक एक्ट आया 1891 में या 91 में आया है। लैंसडाउन, उस समय गवर्नर जनरल या फिर कहीं वायसराय कौन है, तो लैंसडाउन। 12 वर्ष उम्र लड़कियों की तय की गई शादी के लिए। उसके बाद आया शारदा एक्ट 1930। हर विलास शारदा के प्रयासों से एक कानून आता है, शारदा अधिनियम 1930। उस समय हमारा वायसराय था लॉर्ड इरविन, या फिर अंग्रेजों की ओर से वायसराय था लॉर्ड इरविन। और इसके समय पर तय किया गया कि लड़के की आयु विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष। यह लंबे समय तक देश की आजादी के बाद भी चलता रहा। जैसे इंदिरा गांधी ने बदलने का प्रयास किया और फिर बाद में लड़कियों की आयु 18 की गई, और फिर उसके बाद भी बदलाव आया, लड़कों की आयु 21 वर्ष की गई, और लेटेस्ट अभी बदलाव आया है जिसमें लड़का और लड़की दोनों की आयु को 21 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि वैवाहिक आयु लड़का और लड़की की आज सेम है 21 वर्ष। वैसे एक मजाक के तौर पर देखें तो जो व्यक्ति या जो लड़का या जो लड़की 18 साल में वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकते हैं, क्या उन्हें अधिकार नहीं होना चाहिए कि 18 वर्ष में वह शादी कर सके? यह भी एक बड़ी बात है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री को चुन सकता है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को चुन सकता है, जो व्यक्ति प्रधान को चुन सकता है ना, समझ रहे हैं आप, क्या वह अपने लिए सही चुनाव नहीं कर सकता? ये एक सोचने का प्रश्न है। आगे देखेंगे इस बात को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।